ओम शांति। मन की शक्ति विचार करती है और उसके बाद वो जब बुद्धि के पास जाती है तो बुद्धि अपने विवेक के माध्यम से या तो उस बात को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट कर देती है। और उसी के आधार पर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो कर्म में आते हैं। जब कर्म में आते हैं तो कर्म एक प्रभाव छोड़ देता है जिसको सब कॉन्शियसनेस में रिकॉर्ड होते हैं और वहां से अपनी पर्सनैलिटी बनने लगती है, जिसको दूसरे शब्द में संस्कार भी कहा जाता है। वो सब कॉन्शियसनेस में जो बातें रिकॉर्ड हो गई वो फिर कर्म के माध्यम से बाहर स्पष्ट होती है, या उसी के आधार पर ह्यूमन पर्सनैलिटी जब फॉर्म होती है तो या तो वो एक्वायर्ड पर्सनैलिटी बनती है या इनेट पर्सनैलिटी बनती है। एक्वायर्ड पर्सनैलिटी क्या होती है? एक्वायर्ड पर्सनैलिटी बॉडी शेप के आधार पर, लुक्स के आधार पर, इमेज के आधार पर, जो दूसरों के ओपिनियंस है उसके आधार पर, अपना जॉब के आधार पर, रोल के आधार पर बनने लगता है कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मेरा ये रोल है समाज के अंदर, मेरा ये जॉब है और इसलिए ऐसे मुझे अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है। माना इस आधार पर व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी बाह्य स्वरूप से बनाने लगता है। और जब इसके आधार पर अपनी पर्सनैलिटी बनती है तो वो पर्सनैलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं एक आइसबर्ग की तरह, बर्फ की शिला। जैसे समुद्र के अंदर बर्फ की शिला होती है तो 10% भाग ऊपर होता है और 90% भाग समुद्र के पानी के नीचे होता है। इसी तरह मनुष्य की पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी ही है। जो हमें दिखाई देता है, जो उसको हम समझते हैं या पहचानते हैं, वो सिर्फ ऊपर का 10% का हिस्सा है। और उसमें भी जहां वो कार्य क्षेत्र पर काम करता है वहां के लोग एक तरफ का उसको जानते हैं, पहचानते हैं कि ये व्यक्ति कितना करेजियस है, कितना टफ है, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रिक्ट है। हो सकता है ये साइड उसकी लोगों ने जानी या समझी, पहचानी। परिवार के अंदर जब वो व्यक्ति आता है तो वहां परिवार के सदस्य दूसरी साइड को जानते हैं कि वो व्यक्ति कितना अफेक्शनेट है, कितना लविंग है, कितना कोऑपरेटिव है, कितना काइंड है, कितना जनरस हार्टेड है। ये साइड उसकी जानते हैं। और समाज में या उसके फ्रेंड्स हो सकता है दोनों का मिक्सचर जानते हो कि टफ और काइंड भी है, स्ट्रांग भी है, तो साथ साथ में जनरस भी है। इस प्रकार दोनों साइड के कुछ अंश उसके जानते हैं। तो जो 10% दिखाई देता है उसमें भी हम जो उस व्यक्ति को जानते हैं, समझते हैं, वो सिर्फ 1%, 2% या 3% जानते हैं। और 1-2% जानने के बाद हम उसको मैनेज करना चाहते हैं तो कितना कर पाते हैं? हो नहीं सकता है। जिस प्रकार समुद्र के अंदर अगर एक तूफान आ जाए, एक टाइफून आ जाए और वो टाइफून नॉर्थ से लेकर के साउथ की दिशा में जा रहा है और उसका फोर्स जो है एक साइड के ऊपर लगता है बर्फ की शिला के, और जब वो फोर्स वहां लगता है तो वो तूफान की स्पीड है करीबन 180 किलोमीटर्स पर आवर। लहरें भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और पानी के नीचे का जो हिस्सा है वो तो वजन में एकदम हल्का है। जैसे व्यक्ति जब पानी खींचता है कुएं से तो जब पानी की वो बाल्टी पानी के नीचे चली जाती है उस समय उसका कोई वेट नहीं होता है। जिस वक्त ऊपर खींचते हैं तब उसका वेट महसूस होता है। तो पानी के नीचे जो भी चीज है उसका वेट नहीं होता है।
इसी प्रकार वो 90% जो पानी के नीचे भाग में है उसका कोई वेट नहीं है। तो ये बर्फ की शिला किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? आप कहेंगे नॉर्थ से अगर विंड है, टाइफून है, तो वो बर्फ की शिला साउथ की ओर जानी चाहिए। परंतु ये बर्फ की शिला नॉर्थ की ओर जा रही है। माना इतना प्रेशर अप्लाई होने के बाद भी वो नॉर्थ की ओर चल रही है। कारण क्या? उसका एक ही कारण है कि नीचे के भाग को जो 90% का हिस्सा है उसको कुछ अंडर स्ट्रीम्स कंट्रोल कर रही होती है, अंडर करंट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसलिए भले इतना 180 किलोमीटर्स का प्रेशर एक साइड पर दिया गया, लेकिन फिर भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि कई बार कई लोगों को हम कई चीजें अनेक बार सिखाते हैं। एक बार सिखाएंगे, 2 बार सिखाएंगे, 3 बार सिखाएंगे, पेशेंस रखते जाते हैं कि ये सीख जाएगा, एक न एक दिन सीख जाएगा। 10 बार सिखाने के बाद भी जब वो व्यक्ति वो कार्य में फिर से गलती करता है, उस समय हम उसको बुलाकर कहते हैं कि आप मेरी बात को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हैं? वो कहेगा मैं समझता हूं। आपको 10 बार सिखाया, फिर भी ये 11वीं बार वही मिस्टेक क्यों होती है? तब वो व्यक्ति भी कह देता है कि क्या करूं, मैं भूल जाता हूं, या मेरी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं, हो जाता है मेरे से। मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे से हो जाता है। आप कहेंगे हो कैसे जाता है? 10 बार तुमको सिखाया, माना 10 बार जो हमने प्रेशर दिया वो ऊपर के 10% वाले हिस्से पर दिया, लेकिन 90% का भाग जो है उसकी पर्सनालिटी का, वो कुछ अंडर करंट्स कंट्रोल कर रही होती है। और इसलिए वो व्यक्ति जिस डायरेक्शन में काम करना चाहिए या चलना चाहिए, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और तब सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है कि ये ऐसे क्यों चल रहा है, क्यों नहीं ये बात को समझ पा रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों चल रहा है। वो अंडर करंट्स कौन से हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हर इंसान के जीवन में अगर देखा जाए 5 अंडर करंट्स होते हैं जो उसके पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रही होती है। वो 5 अंडर करंट्स कौन से हैं? पहला अंडर करंट है जिसको कहेंगे एक्वायर्ड पर्सनैलिटी। तो इनेट सेंटर में है, एकदम बीच में है। और इनेट जब बीच में है वो इतना पावरफुल है, धीरे धीरे व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके ऊपर कुछ लेयर्स चढ़ने लगते हैं, जिस लेयर्स को कहते हैं एक्वायर्ड लेयर्स। और वो एक्वायर्ड लेयर्स जैसे बताया, जो ईगो, रोल, पोजेशन, पोजीशन, उसके आधार पर जो एक्वायर करता जाता है उसी से बनने लगता है। और मेडिकल साइंसेस के हिसाब से कहते हैं कि हर 7 साल में व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर एक लेयर चढ़ जाता है, जिसमें उसकी टोटल पर्सनैलिटी में एक चेंज आता है, उसके अंडरस्टैंडिंग में एक चेंज आता है, उसके मैच्योरिटी में एक चेंज आता है, उसके बॉडी बिल्टअप में एक चेंज आता है, उसके हार्मोन्स में एक चेंज आता है। ऐसे टोटल चेंज उसके जीवन में आता है। 7 साल, 14 साल, 21 साल, 28 साल, 35 साल, और 35 साल के बाद कम चेंजेस आते हैं। लेकिन 35 साल के बाद जो भी एक्वायर्ड पर्सनैलिटी है वो रीइंफोर्स होती जाती है, और जितनी ये रीइंफोर्स होती जाती है उतना ये एक्सटर्नल लेयर जो है वो एकदम हार्ड शेल बन जाता है, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं एक कोकोनट पर्सनैलिटी। कि जैसे कोकोनट बाहर से हार्ड है, भीतर से सॉफ्ट है, जूसी है। कोकोनट वाटर
is the most purest water on earth. Coconut water most powerful water. कि आजकल दुनिया के अंदर शक्ति के इंजेक्शंस भी नारियल पानी से बने जाते हैं। इसी तरह कोकोनट वाटर मोस्ट कूलेस्ट वाटर। जब व्यक्ति पीता है इतनी शीतलता महसूस करता है। तो मोस्ट कूलेस्ट वाटर, मोस्ट पावरफुल वाटर एंड मोस्ट प्योरेस्ट वाटर। लेकिन वो पानी को अगर पीना है तो उसके लिए हमें वो एक्वायर्ड शेल जो है उसको तोड़ना पड़ता है, और उसको तोड़ने के लिए अगर टूल्स नहीं है तो मेहनत लगती है। और अंदर अगर उसको छीलने का प्रयास करे व्यक्ति तो अंदर इतने सारे हैरी उसका फॉर्म होता है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में भी अगर देखे तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी उसकी बनती जाती है। जितना जितना ईगो और रोल के आधार पर ओपिनियन ऑफ अदर्स और जो पोजीशन है उसके कॉन्शियसनेस में व्यक्ति जितना रहता है उतना ये एक्वायर्ड पर्सनैलिटी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, और इसलिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती कि उस पर्सनैलिटी को भी तोड़ना या चेंज करना बहुत कठिन होता है। अब व्यक्ति अगर मानो कि कोकोनट पर्सनैलिटी का बन गया है, लेकिन ये इनेट जो इतना पावरफुल है, इतना प्योर है, इतना पीसफुल है, उस तक वो पहुंच नहीं पाता है भीतर, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है। जब तक उसको तोड़ते नहीं है तब तक पीस अनुभव नहीं होती है, यानी वो पीस को बाहर नहीं ले आ सकते, वो शक्ति को बाहर नहीं ले आ सकते हैं, और वो प्यूरिटी को भी बाहर नहीं ले आ सकते। तो इनेट पर्सनालिटी व्यक्ति की बहुत पीसफुल, प्योर, इस ट्रांसपेरेंसी में अगर हम देखें कि व्यक्ति की इनेट पर्सनालिटी इज ऑफ पीस, लव, पावर, ट्रुथ, हैप्पीनेस, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी बनती है। लेकिन जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी है कि I have so many experiences, I have so many abilities, these are my memories, my learning abilities, my habits, my belief system, और उसके कॉन्शियसनेस में ईगो बहुत डेवलप हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल शेल इतना हार्ड हो गया है, और उसी से ही एक्वायर्ड क्वालिटीज से ही हम अपने चारों क्षेत्र में कार्य करते हैं। चारों क्षेत्र कौन से हैं? रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। ये चारों क्षेत्र में उसी एक्वायर्ड पर्सनैलिटी से हम कार्य करते हैं। लेकिन अगर इनेट को हम बाहर ले आए तो ये चारों में बहुत ही सुव्यवस्थितता हम स्थापित कर सकते हैं, और व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसके रिलेशनशिप में जब आती है तो वहां पर एक दूसरे को भी वो सुख दे सकता है। इनेट पर्सनैलिटी और एक्वायर्ड पर्सनैलिटी, इन दोनों के बीच में कुछ मेन पॉइंट्स है। इनेट पर्सनैलिटी इज permanent, it is essential, it is full of potential, it takes beyond ego। और acquired personality जो है it can be changed, it is a faked personality, abilities, talents के आधार पर है। So these are the parameters of ego: name, form, sex, culture, age, etc। और उसी से उसकी पर्सनैलिटी बनी है। तो आज देखते हैं कि मनुष्य के अंदर इतना चेंज आ गया है, क्योंकि जिस इंफॉर्मेशन एज में वो जी रहा है, जो मल्टीमीडिया के माध्यम से उसको इंफॉर्मेशंस प्राप्त होती है, तो पहले जो उसकी पर्सनैलिटी हर 7 साल में बदलती थी वो आज हर 5 साल में बदल होने लगी है। आज एक 5 साल का बच्चा जो समझ सकता है वो जब आप 5 साल के थे तब नहीं समझते थे। तो इसलिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, आज एक 15 साल का बच्चा जो समझता है वो जब आप 25 साल के थे तब समझ पाते थे। तो इस प्रकार लेयर्स बढ़ते गए। पहले जो लेयर्स थे
उससे अभी लेयर्स बढ़ गए हैं, और ये लेयर्स जितना ज्यादा इगोइस्टिक लेयर्स हैं उतनी उसकी पर्सनैलिटी को तो उलझा देती रहती है, लेकिन साथ साथ ड्राइविंग फोर्स भी यही बन गई है। तो ये फर्स्ट अंडरकरंट जो एक्वायर्ड क्वालिटीज के आधार पर उसकी इनेट पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रही है, और इसलिए व्यक्ति जो चाहता है, शांति चाहता है, प्यार चाहता है, आनंद चाहता है, ज्ञान चाहता है, शक्ति चाहता है, वो उसको बहुत दूर महसूस होती है, क्योंकि ये हार्ड शेल हो गया है। आज अगर एक एस्किमो को प्रेजेंट किया जाए कोकोनट कि ये एक इंडियन फ्रूट है, तो क्या समझेगा? कितना अगली फ्रूट है, कैसे इसको तोड़ना होता है, क्योंकि उसने भीतर का पानी कभी टेस्ट भी नहीं किया है, वो फेंक देगा। क्या मतलब? तो बाहर से वो पर्सनैलिटी जब ईगो के माध्यम से बनती है तो इट इज सो रिजिड, सो स्ट्रॉन्ग, इतनी हार्ड है, फ्लेक्सिबल जरा भी नहीं है, और उसी के माध्यम से दूसरों को भी वो कष्ट पहुंचाती है। जैसे कोकोनट्स व्हेन दे क्लैश इट क्रिएट्स साउंड, इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी अनेक क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स इसी एक्वायर्ड पर्सनालिटी के माध्यम से होते हैं। दूसरा अंडरकरंट जो है, जो उसके इनेट को ड्राइव कर रहा है, वो है पास्ट बर्थ संस्कार्स। कई बार हम एक्सेप्शनल केसेस सुनते हैं न्यूज़पेपर्स में या रेडियो टीवीज पर कि कैसे एक 5 साल का बच्चा शास्त्र का श्लोक बोलने लगा, या एक 3 साल का बच्चा गाड़ी चलाने लगा, या 11 साल की बच्ची प्लेन चलाने लगी। अब ये संस्कार्स कहां से आए? फैमिली में कोई रिलीजियस माइंडेड नहीं है, फिर भी एक 5 साल का बच्चा शास्त्र के श्लोक कैसे बोलने लग जाता है? तो कहेंगे उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हो गया। तो दैट बिकम्स अ ड्राइविंग फोर्स इन द प्रेजेंट लाइफ। ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों में ये ड्राइविंग फोर्स है, परंतु हर एक में ये ड्राइविंग फोर्स रहता है। द ओनली थिंग इज कि हो सकता है कई बार कि इंटेंसिटी में अंतर आ जाता है। हाँ, उसमें 5 साल में जिस इंटेंसिटी से वो संस्कार फोर्सफुली क्रियान्वित हो गया है, वो हमारे अंदर कम इंटेंसिटी से क्रियान्वित होता है, लेकिन होता जरूर है। और जब वो संस्कार ड्राइविंग फोर्स बनता है, तब व्यक्ति अपने आप को भी नहीं समझ पाता है, न कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर देखा जाए कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी बातें आती है कि घटनाएं ऐसी घट जाती है उससे, या कई ऐसे कर्म उससे हो जाते हैं। मान लो कि किसी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर के उसने किसी को मार डाला, खत्म कर दिया, जो उसके बहुत निकट का व्यक्ति था, लेकिन उस समय उसका होश नहीं था और उसको गुस्से में आकर के उसने ये कर्म कर लिया। बाद में जब उसको सजा भोगनी पड़ती है, जेल में वो बैठा होता है, कई लोग उसको मिलने जाते हैं, कहते तुम इतना समझदार व्यक्ति, तुमसे ये कैसे हो गया? कहते पता नहीं उस समय क्या भूत सवार हो गया, या किस प्रकार की बात मेरे सामने अंदर से एक फोर्स आ रहा था, और वो फोर्स के माध्यम से मुझे ये भी नहीं होश रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये होता है उस संस्कार का ड्राइविंग फोर्स, कि जब व्यक्ति कंट्रोल भी नहीं कर पाता है, ना समझ पाता है, उसका विवेक भी मारा जाता है, और वो विल पावर भी नहीं रहता है कि जो अपने आप को कंट्रोल कर सके। तो ये दूसरा अंडर करंट है। तीसरा अंडर करंट जो है, जो हमारी इनेट पर्सनालिटी को कंट्रोल कर रहा है, वो है जेनेटिक, हेरिडिटरी, खानदान का संस्कार, माता पिता का संस्कार। कोई बच्चा उसकी माँ जैसा है, कोई बच्चा उसके पिता जैसा है, कोई बच्चा उसके दादा जैसा भी होता है। एक बार की बात याद आती है कि एक छोटा बच्चा था 5-6 साल का, वो बहुत झूठ बोलता था, छोटी छोटी बातों के लिए भी वो झूठ बोलता था। 3-4 बार हमने देखा कि ये इतना झूठ बोल रहा है। उस समय उसको बुला करके हमने कहा कि देखो तुम इतना झूठ क्यों बोल रहा है? वो बच्चा
कुछ बोला नहीं, कहा दीदी बोल देता हूं बस ऐसे ही। हमने कहा देखो, जिस दिन तुम सच बोलेगा उस दिन भी तेरी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा, तो तुम सच क्यों नहीं बोलता है। उसने रियलाइज किया, महसूस किया कि हाँ मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे से निकल जाता है। उसको जब कहा कि अच्छा तुम परिवर्तन करो ये आदत को, याद करो उस समय ये शब्द को, और तुम धीरे धीरे अपने आप को चेंज करो। उसने कहा अच्छा ठीक है दीदी, मैं प्रॉमिस करता हूं क्या जहां तक हो सकेगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक बुजुर्ग भाई वहां खड़े थे, हंसने लगे, कहा ये प्रॉमिस जो कर रहा है वो भी झूठ कर रहा है। हमने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि ये झूठ कर रहा है, ये बच्चा रियलाइज कर रहा है, चेंज करने के पुरुषार्थ में है। कहा नहीं, हमने इसके पूरे खानदान को देखा है, उसके बाप दादा में भी यही आदत थी, उसका दादा को भी हमने देखा था, छोटी छोटी बातों के लिए वो झूठ बोलता था। उसका बाप भी वैसा ही था कि हर बात के लिए वो झूठ बोलता था, चाहे उसका मतलब हो या न हो, लेकिन एक आदत थी उनके खानदान में झूठ बोलने की सबको। और इसीलिए ये बच्चा भी, उसका दोष नहीं है, उसके परिवार से ये संस्कार चले आ रहे हैं। तो ये है खानदान के संस्कार। चौथे प्रकार के संस्कार या अंडरकरेंट्स जो हमारी इनेट पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रही होती है, वो है कंपनी। कई बार कई अच्छे घर के बच्चों को देखते हैं कि किस प्रकार कंपनी के इन्फ्लुएंस में आकर के गलत राह पर चलने लगते हैं। कहेंगे इतने अच्छे घर का बच्चा है, इतने खानदान घर के माँ बाप का बच्चा है, लेकिन पता नहीं ये बच्चे के अंदर ये संस्कार कहां से आए। तो कहेंगे उसका संग, उसकी कंपनी, जिस कंपनी में ये घूम रहा है वो कंपनी उसको इन्फ्लुएंस कर रही है और वो उसका ड्राइविंग फोर्स है। और पांचवें प्रकार का अंडरकरंट जो हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल कर रही होती है वो है विल पावर। कि जब विल पावर जागृत हो जाता है तो उसके बाद कोई उस व्यक्ति को रोक नहीं सकता है। एक साधारण नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन जाता है, एक ऑर्डिनरी नन मदर टेरेसा बन जाती है। ये है विल पावर के संस्कार कि जब विल पावर जाग उठता है तो वो सब फोर्सेस को कंट्रोल कर देता है। नो एक्सटर्नल फोर्स कैन इन्फ्लुएंस, नो कंपनी कैन इन्फ्लुएंस, नो जेनेटिक संस्कार कैन इन्फ्लुएंस, या नो पास्ट बर्थ संस्कार कैन इन्फ्लुएंस। लेकिन विल पावर जब जाग जाता तब आगे बढ़ने लगता है इंसान। और विल पावर को जागृत करने का तरीका है पॉजिटिव थॉट एनर्जी। कि जब उसको पॉजिटिव थॉट एनर्जी मिलती है तब वो जाग जाता है। तो ये है ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इट्स ड्राइविंग फोर्सेस। ओम शांति।